किसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक है, धारा बहती है तो धारा और विभव ये एक दूसरे से कुछ कालांतर पर होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी परिपथ में धारा का मान Im है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये कब होता है, और E बराबर Em साइन ओमेगा टी कब होता है, जब R परिपथ होता है। हमने ये पढ़े थे कि औसत व्यय शक्ति P एवरेज का मान I RMS इंटू कॉस फाई होता है, पढ़े थे ना औसत व्यय शक्ति का मान। फिर हमने और आगे देखे थे कि I RMS की वैल्यू ये E RMS के बटे Z होती है और कॉस फाई की वैल्यू भी R अपॉन Z होती है। ये सब रख देंगे उसमें, तो औसत व्यय शक्ति का मान आ जाएगा E RMS I RMS की जगह कितना लिखेंगे अपन, E RMS अपॉन Z इंटू R अपॉन Z। तो सॉल्व करने पर आएगा E स्क्वायर RMS इंटू R के बटे Z स्क्वायर, ये एवरेज पावर हो जाएगा। ठीक है, Z स्क्वायर कितना होता है याद है, यदि RL परिपथ है तो E RMS का स्क्वायर इंटू R, और इसकी वैल्यू जाएगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये P एवरेज आ गया। ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं इसके आगे की चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, कैसे समझें। यदि परिपथ में कोई बल्ब है, आपने चोक, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये चोक कॉइल है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये चोक कुंडली है। ये चोक कुंडली आप लोगों ने कहाँ देखी है, चोक कॉइल कभी किसी ने देखी है आप लोगों में से चोक कॉइल? एनी वन ऑफ यू, क्या आपने किसी ने चोक कुंडली देखी है, हाँ या ना, यस और नो? राजदीप ने नो, लकी ने पता नहीं, मोहित का कहना नो, और बाकी लोगों का भी कुछ कहना नहीं है। अब मैं बता दूं, कितने लोगों ने आप लोगों से पुराना वाला ट्यूबलाइट देखा है? ठीक, मेरे यहाँ जितने ट्यूबलाइट लगे हैं वो सब नए वाले हैं, लेकिन पुराना ट्यूबलाइट यदि कभी देखा हो तो उसमें एक स्टार्टर लगा होता है और एक चोक लगा रहता है। ठीक है, उस चोक को, यदि चोक ना हो, स्टार्ट तो एक सिलेंडर की आकृति का होता है, छोटा सा स्टार्टर जो होता है। ठीक है, उस स्टार्टर को जब चालू हो जाए और निकाल भी दो स्टार्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चोक कुंडली लगी रहती है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि इतने बड़े आकार का होता है। ठीक, और उस बॉक्स के अंदर ये इस तरह की कुंडलियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं चोक। अब सबने देखा होगा, गाड़ी का चोक नहीं, गाड़ी का चोक अलग काम करता है। ये अपन उन विद्युतीय यंत्रों के चोक की बात कर रहे हैं जो उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं यदि पावर ज़्यादा हो तो। ठीक है, ज़्यादा पावर वाले जब भी उपकरण होते हैं, जैसे फ्लैश लाइट जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं ना, या अपन देखते हैं कभी प्रोग्राम्स होते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे लैंप लगे रहते हैं, लाल पीले नीले, जो फ्लैश होते रहते हैं, वो सब काफ़ी अधिक पावर वाले होते हैं, 500 वाट, 400, 1000 वाट के होते हैं। ठीक, और यदि हम सीधे चलाएंगे उनको डायरेक्ट तो चलेंगे ही नहीं वो, या बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसकी पावर का यूज़, कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, उपयोगिता, वो कम हो जाए, कम उपयोग करें हम पावर। ठीक है, तो उसके लिए ये चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। चोक कुंडली ना लगी हो तो एक ट्यूबलाइट जलेगा, लेकिन वो 200 वाट की पावर खर्च करेगा, जबकि हम अपने घरों में जो ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं वो 40 वाट का होता है। चोक कुंडली लगाते के साथ उसका वाटेज घट के 40 हो जाता है, यानी हम कम बिजली खर्च करते हैं। ठीक, यदि हम चोक कॉइल का यूज़ नहीं करेंगे तो वही 6 गुना, लगभग 6 गुना ज़्यादा बिजली खर्च करेगा, 240 वाट हो जाएगा वो। तो चोक कुंडली की मुख्य उपयोगिता जो होती है वो घरेलू बल्ब उपकरणों में, अन्य उपकरणों में पावर फैक्टर को कम करने की होती है। पावर फैक्टर ने शक्ति गुणांक का मान को कम करता है। कैसे करता है, ज़रा ध्यान समझ लें। ये चोक कुंडली यदि कभी खोल के देखोगे उस डब्बे को, तो उस डब्बे में आपको एक नर्म लोहे का पटलित रोड दिखाई देगा और उसके ऊपर ढेर सारी कुंडलियाँ लपटी हुई दिखाई देंगी। यदि मेरे पास चित्र होगा तो मैं अभी सर्च करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ढेर सारी कुंडलियाँ लगी होती हैं। ये कुंडलियाँ तांबे के पृथक तारों की बनी होती हैं। ठीक, और ये कहलाता है क्या चीज़, इसको बोलते हैं अपन चोक। इस चोक के साथ सीरीज़ में उस ट्यूबलाइट को या बल्ब को या फ्लैश लाइट को जोड़ देते हैं और उसके साथ प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ देते हैं। कुंजी जैसी जलाएंगे, कुंजी से जैसी परिपथ को चालू करेंगे, धारा बहना शुरू हो जाएगी। अब जो धारा बहेगी उसके कारण जो शक्ति खर्च होगी, उस शक्ति का मान कितना होगा, E RMS I RMS इंटू कॉस फाई, पढ़ा था अपन ने, E RMS I RMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पर I RMS जो है, I RMS ये किसके बराबर है, E RMS के बटे Z के बराबर है। ठीक है, और कॉस फाई किसके बराबर है, कॉस फाई होता है R बटे Z, पढ़ चुके हैं अपन, कॉस फाई बराबर R बटे Z होता है।
ठीक। ये दोनों मान यदि रख देंगे इसमें, किसमें, उस समीकरण 1 में, तो क्या आएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस किया, ई आर एम एस अपॉन जेड हो गया, इंटू आर बटे जेड। हल करेंगे तो ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बटे जेड स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और जेड की वैल्यू कितनी होती है किसी आर एल परिपथ के लिए, आर एल परिपथ है तो इस आर एल परिपथ के लिए जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वर्ग है तो रूट हट जाएगा, ठीक। ये मान मिलेगा अपने को पी एवरेज का। अब यदि एक्सएल का मान बहुत ज़्यादा है, जैसे है यहाँ एक्सएल इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, हमने क्या किए हैं, चोक में ढेर सारी कुंडी लपेटी है, और आपको पता है कि एक्सएल का मान होता है 2 पाई एफ एल, और एल का मान किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमने बहुत ऊंची रखी, बहुत ज़्यादा रखी है, हज़ारों में, और हज़ारों में जब रखी है तो इसका एल का मान भी बहुत उच्च है, जैसे एक्सएल का मान कई ओम है जबकि आर का मान कुछ ओम है, तो सीधी बात है एक्सएल बहुत बड़ा हो गया आर से, और इसलिए हम इसको पी एवरेज को ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एवरेज बराबर ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बटे एक्सएल का स्क्वायर। ये जो मान आता है पी एवरेज का, ये पुराने वाले पी एवरेज से, जो पहले जब अपन ने सिर्फ आर परिपथ यूज़ किए थे, तो आर परिपथ में सिर्फ कितना आता था, पी एवरेज बराबर आर परिपथ के लिए, आर सर्किट के लिए पी एवरेज बराबर होता था ई आर एम एस का स्क्वायर के बटे आर। इससे ये वैल्यू बहुत कम है, कितनी, लगभग 1/6 हो जाती है, ठीक है। यानी वो 200 वाट है, यदि उसमें वैल्यू रखेंगे 200 वाट आएगा, तो इसका मान 200/6 33 वाट के आसपास आएगा। यानी वही बल्ब या वही ट्यूबलाइट जो पहले 200 वाट खर्च कर रहा था सीधे यूज़ करने पर, अब वो कितने वाट खर्च करेगा, 33-34 वाट। सीधी बात है, आपके घर में जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो पावर कितनी पड़ेगा, कम पड़ेगा। इससे नुकसान किसको है, क्योंकि आप तो करंट तो उतना ही खींच रहे हो, ठीक है, जितना खींचने वाले थे पहले, तो इससे नुकसान एमपीवी को है। लेकिन एमपीवी या जितने भी बोर्ड हैं वो आपके घरेलू उपयोग के लिए इन चोक कुंडलियों का उपयोग मान्य करते हैं, ठीक। हालांकि धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं, अब तो जितने भी नए बल्ब या CFL या जितने भी नए LEDs हैं उसमें कहीं पर भी चोक का उपयोग नहीं है। तो चोक अब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जो पावर वाले जो कहना चाहिए फ्लैश लाइट्स होते हैं उसमें, या फोकस लैंप होते हैं उसमें, ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम में या बड़े प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर वैसे भी उन लोगों को औद्योगिक रेट जो होते हैं उससे बिजली दी जाती है, तो वहाँ उनको उतना नुकसान नहीं है। नुकसान का हमारे घरों में था, ठीक है, लेकिन ये चोक कुंडली बहुत उपयोगी होती है, ये घर में हमारे घर के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। लेकिन उद्योगों में जब बात करें या बाहर जाएँ यदि, तो हम यहाँ चाहते हैं कि एक ऐसा परिपथ हो जिसमें cos फाई का मान ज़्यादा से ज़्यादा हो, cos फाई कितना हो, 1 के करीब, ठीक, और 1 के करीब है, और हम तो यहाँ कम कर रहे हैं, हम कितना कर दिए, 1/6 कर दिए। ध्यान रखना, इससे cos फाई का मान जो पहले लगभग 1 था वो घट करके कितना हो जाता है, <1/6 हो जाता है। तो हमारे घर का बिजली का बिल तो कम हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान है, ठीक है। नुकसान किसको है, एमपीवी को। अच्छा, एक और चीज़, ये चोक कुंडली जो है, पहले जो चोक कुंडली वाले ट्यूबलाइट आते थे उसमें जो पट्टी और चोक और स्टार्टर, ये तीनों मिलाकर के मुझे याद है सन 1990-95 के बीच में 200 रुपये के आसपास के आती थी पट्टी और चोक, और ट्यूबलाइट आती थी 30 रुपये की, तो 230, ठीक। लेकिन बाद में यही बढ़ते बढ़ते जब कॉपर का यूज़ ज़्यादा, कॉपर बहुत महंगी धातु होती है और बहुत सारे उसमें फेरे लगे होते हैं, तो जब कॉपर ज़्यादा महंगा हो गया तो यही जो चोक है, इसी की पट्टी जो होती कॉपर वाली, वो 600 रुपये तक की आने लगी थी, ठीक। अब तो चूँकि पता है आपको कि इसका उपयोग बंद ही कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम तो अब 10 वाट और 12 वाट और 15 वाट इतने कम वाटेज वाले LED वाले ट्यूबलाइट यूज़ करने लगे हैं, जो बहुत कम शक्ति यूज़ करते हैं, और उनमें ये सब प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब इसका उपयोग नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। फिर से बता दें, चोक कुंडली होती क्या है, चोक कुंडली एक लोहे का, नर्म लोहे का पट्टित क्रोड है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक तारों की कुंडली लपेटी जाती है, फेरों की संख्या हजारों में होती है। इससे इसके 100 प्रेरण गुणांक को 1 माने तो अनुपातिक रूप से हम पता लगा सकते हैं कि पी एवरेज 2/पी एवरेज 1 कितना आने वाला है, ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बटे एक्सएल स्क्वायर के बटे ई आर एम एस का स्क्वायर के बटे आर। ये कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर के बटे एक्सएल स्क्वायर, जो बहुत छोटा होगा किससे, 1 से, क्योंकि आर बहुत छोटा है एक्सएल से। तो कुल मिलाकर के पी एवरेज 2 बहुत छोटा हो जाएगा पी एवरेज 1 से, यानी शक्ति हम कम खर्च करेंगे। किसको फ़ायदा, हमें, क्योंकि मीटर जो है कम रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, और कम रीडिंग दिखाएगा तो हमें कम बिजली का बिल आएगा, ठीक। और यही कारण है कि हम चोक कुंडली का उपयोग करते हैं, लाइट बल्ब या फ्लैश लाइट का उपयोग कर रहे हैं। ये हो गई चोक कुंडली।
इसका चित्र मिला क्या? जो अक्सर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वॉटहीन धारा क्या है समझाइए। कौन सी धारा? वॉटहीन धारा। इंग्लिश में बोलते हैं वॉटलेस करंट। ठीक, अपन ने पढ़ा है कि यदि ई इधर है तो आई इससे पीछे की और साधारणता होता है, आरएल परिपथ में तो होता ही होता है। ठीक, इस तरीके से ये आई की वैल्यू, इसको ई आर एम एस दे दिया परिणाम, इसको आई आर एम एस। तब इस आई आर एम एस के 2 घटक तोड़े जा सकते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। इधर वाला घटक जो आएगा आई आर एम एस इंटू कॉज फाई आएगा, और इधर वाला घटक जो आएगा आई आर एम एस इंटू साइन फाई आएगा। ठीक है, ये 2 घटक हो जाएंगे, ओ ए बी, इसके ये बी एम और ये बी एन। ठीक, फाई क्या है? अरे ये क्या हो गया भाई, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? ये नोगेंद्र तो नहीं दिख रहा, बीच में गैप है ना। इंटू आई आर एम एस, अपन जानते हैं पी एवरेज ये बराबर होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, पढ़े थे ये अपन ने। ठीक, ये क्या कहलाती है? व्यय शक्ति। व्यय कैसे लिखेंगे? शक्ति, ये ऐसी आएगी। ठीक, या इसी को बोलते हैं उपयोगी शक्ति। ये उपयोगी शक्ति है ना, किसी परिपथ में इसका उपयोग होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? वॉट। ठीक, इसमें कौन सा वाला हिस्सा यूज हुआ? आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये वाला। और इसलिए आई आर एम एस कॉस फाई क्या कहलाती है? उपयोगी धारा कहलाती है। उपयोगी धारा कौन सी वाला हिस्सा कहलाएगा? आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये उपयोगी धारा हो जाएगी। ठीक, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी तो है आई आर एम एस साइन फाई, उसका तो कोई यूज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आई आर एम एस साइन फाई जो है, चूंकि ये शक्ति में परिवर्तित नहीं होता या उपयोगी शक्ति में परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसको वॉटलेस या वॉटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, इसी को रिएक्टिव पावर या फिर रिएक्टिव को क्या बोलेंगे अपन? रिएक्टिव पावर को बोलेंगे प्रतिबाधीय धारा बोलते हैं। ठीक, रिएक्टिव करंट। तो 2 नाम है इसके। ठीक, ये आई आर एम एस इंटू साइन फाई, इसको वॉटहीन धारा बोलते हैं। वॉटहीन धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उपयोगी शक्ति में परिवर्तित नहीं होती है। उपयोगी शक्ति में आई आर एम एस का कौन सा भाग परिवर्तित होता है? आई आर एम एस कॉस फाई। एक और चीज़, इस वॉटहीन धारा के कारण जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ये वाली कौन सी थी? एक्टिव पावर थी, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, सक्रिय धारा। ठीक है, और ये रिएक्टिव पावर हो जाएगी जिसको बोलते हैं प्रतिबाधीय या प्रतिघातीय। प्रतिघाती ज़्यादा सही वर्ड है, मेरे को प्रतिघाती याद नहीं आया पहले। प्रतिघातीय शक्ति। ठीक है, यहाँ भी प्रतिघाती आता है, प्रतिघाती धारा। हिंदी बड़ा कठिन टाइप का है। इसको क्यू एवरेज से दर्शाते हैं, और इसकी एवरेज की वैल्यू होती है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाई, और इसलिए आई आर एम एस साइन फाई को वॉटहीन धारा बोलते हैं। इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर आर, इसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, हिंदी में कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, वार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वार जो है ये रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है, जबकि एक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट। ठीक है, वॉट को भी हिंदी में वॉट ही लिखते हैं भाई, है ना, उसको कुछ और नाम नहीं देते। वैसे इसको वार बोलते हैं या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, और इन दोनों का योगफल कुल शक्ति होती है जो अपन उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है अपने को कि जब भी किसी परिपथ में किसी भी एसी परिपथ में धारा बहती है तो धारा विभव के साथ कुछ कला से पीछे या आगे होती है। साधारणतः आरएल परिपथ होने के कारण ये पीछे की ओर होती है फाई कोण से। फाई यहाँ क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कोण कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल। तब इस स्थिति में आई आर एम एस के 2 घटक तोड़े जा सकते हैं। एक वो घटक जो ई आर एम एस की दिशा में है, आई आर एम एस कॉस फाई, और दूसरा वो जो उसके लंबवत दिशा में है, आई आर एम एस साइन फाई। इनमें से आई आर एम एस कॉस फाई ये उपयोगी धारा कहलाती है, क्योंकि ये उसकी उपयोगी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उपयोगी शक्ति का मान ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है, जबकि दूसरा भाग आई आर एम एस साइन फाई ये अनुपयोगी शक्ति या इसको प्रतिघातीय शक्ति के रूप में परिवर्तित होने के कारण
इसको बोलते हैं वॉटहीन धारा, ठीक है, या अनुपयोगी धारा। ये अनुपयोगी धारा या वॉटहीन धारा को IRMS sin phi से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्टिव पावर जो होगा, इसके कारण जो पावर होगा वॉटहीन धारा के कारण, उसको बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति या अनुपयोगी शक्ति। एक और नाम है इसको अनुपयोगी शक्ति, अनुपयोगी शक्ति। इस अनुपयोगी शक्ति का मान ERMS IRMS इंटू साइन फाई होता है, जबकि उपयोगी शक्ति का मान ERMS IRMS इंटू कॉस फाई होता है। मात्रक दोनों के अलग अलग हैं, उसका मात्रक वाट होता है तो इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। इन दोनों का योगफल जो होता है P एवरेज प्लस J टाइम्स ऑफ Q एवरेज, जब आगे पढ़ोगे, ये कुल पावर कहलाती है, कुल शक्ति कहलाती है। J एक ऑपरेटर होता है जो उसको 90 अंश से आगे बढ़ा देता है। हमको तो कितना याद रखना है, ये कला चित्र बनाते बनना चाहिए और उसमें सिर्फ इतना बताते बनना चाहिए कि IRMS कॉस फाई तो उपयोगी धारा कहलाएगी क्योंकि उपयोगी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन दूसरा घटक IRMS साइन फाई जो है, ठीक है, ये क्या है, ये उपयोगी धारा के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती है, उपयोगी शक्ति के रूप में भी नहीं बदलती, इसलिए इसको अनुपयोगी धारा या वॉटहीन धारा कहते हैं। इसका मैं शॉर्ट ले लूँगा और आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है, चित्र लेना इसका। अब इसके बाद हम एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें कि सभी प्रकार के सर्किट जितने अपने पढ़े हैं उन सब सर्किट्स का संक्षिप्त में विवरण है, और साथ ही साथ किसमें उपयोगी धारा कितनी है, अनुपयोगी धारा कितनी है, पावर फैक्टर किसके किसके बीच में होता है, पावर फैक्टर कोण या शक्ति गुणांक कोण का मान कितना होता है, इन सारी चीज़ों को उस ग्राफ में दर्शाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है, ध्यान से इसको देखेंगे। प्रतिरोध लगा होगा, तो प्रतिरोध लगे होने की स्थिति में आपको पता है Z का मान, प्रतिबाधा का मान Z बराबर R होता है, फाई का मान इस स्थिति में 0 डिग्री होता है, कॉस फाई का मान 1 होने होगा, इसलिए IRMS की वैल्यू ERMS बटे R हो जाएगी। IRMS कॉस फाई की वैल्यू भी ERMS अपॉन R होगी, लेकिन साइन फाई 0 होने के कारण इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। कोई चीज़ और तो नहीं छूटी। P एवरेज वाला आखिरी और Q एवरेज, ये दो रह गए। अब मेरे पास तो बहुत जगह है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी दिक्कत जाने वाली है। यहाँ पर Q एवरेज, P एवरेज की वैल्यू इस समय कितनी होगी, ERMS का स्क्वायर के बटे R, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि पूरी की पूरी धारा जो होगी वो कौन सी होगी, ये कौन सी धारा कहलाती है, ये उपयोगी धारा कहलाती है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, उपयोगी धारा, इसको बोलते हैं अपन वॉटहीन धारा, वॉटलेस करंट, ठीक है। अब इसके बाद L परिपथ लेते हैं, तो L परिपथ में कॉस Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, XL की बराबर होती है। थोड़ा बड़ा है, अपने लिख सकते हैं, XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L, जो बराबर होता है 2 पाई FL के। फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि पीछे होता है यहाँ। कॉस फाई की वैल्यू इसलिए 0 हो जाती है। IRMS की वैल्यू ये ERMS अपॉन XL हो जाएगा। IRMS कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई 0 होने के कारण 0 हो जाएगा। IRMS साइन फाई की वैल्यू इस समय कितनी होगी, ERMS के बटे XL इंटू साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है इसमें, 1 या -1, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, ठीक। और P एवरेज की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 0, और Q एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q एवरेज की वैल्यू जाएगी ERMS का स्क्वायर के बटे क्या आएगी, Q एवरेज की वैल्यू क्या बताया था मैंने, ERMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, तो ERMS इंटू IRMS के लिए ERMS अपॉन XL हो जाएगी, तो ERMS का स्क्वायर के बटे XL, ठीक। दूसरा आ जाए C परिपथ। जब C परिपथ लेंगे तो दो चेंज होंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें ये बड़ा सा चित्र, ये लाइन बना दूँ मैं, ठीक। इसकी वैल्यू XC रहेगी, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती है, जो 1 अपॉन 2 पाई FC हो जाएगा। इसकी वैल्यू प्लस 90 होती है, कॉस फाई अभी भी 0 होता है। IRMS की वैल्यू ERMS अपॉन XC हो जाएगी, IRMS कॉस फाई की वैल्यू 0 ही होती है, इसकी वैल्यू ERMS के बटे XC होगी। P एवरेज की वैल्यू अभी भी 0 होगी, और इसकी वैल्यू ERMS का स्क्वायर के बटे XC होगी, ठीक। अब आ जाएगा RL परिपथ। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, तो उसके अगले 3 ऑटोमेटिक बन जाएंगे। RL परिपथ में Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL स्क्वायर, और फाई का मान जो है, फाई का मान ये हमेशा 0 और -90 के बीच में होता है, 0 और -90 के बीच, पश्चिगामी होता है।
कॉस फाई का मान हमेशा जो है कॉस फाई का मान 1 और 0 के बीच में होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है कॉस फाई का मान। ठीक, IRMS का मान हो जाएगा ERMS अपॉन Z। ERMS इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IRMS इंटू कॉस फाई की वैल्यू IRMS इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। IRMS साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ERMS XL अपॉन Z स्क्वायर। ठीक, और P एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, ये 1 मिनट, ERMS अपॉन Z इंटू R अपॉन Z। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ERMS का स्क्वायर बार हो जाएगा, बाकी वही रहेगा R अपॉन Z स्क्वायर। इसकी वैल्यू ERMS का स्क्वायर हो जाएगा, XL रहेगा अपॉन Z का स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सही है। इसके बाद RC से परिपथ में बिल्कुल वैसी लिखना है, कुछ परिवर्तन के साथ में। XL की जगह कितना होते जाएगा, XC, XL की जगह पर XC होता जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू किसके बीच में होती है, 90 और 0 के बीच, धनात्मक होती है, लेकिन कॉस फाई हमेशा इतना ही रहेगा, 1 और 0 के बीच में। इसकी वैल्यू अभी भी उतनी रहेगी, ERMS के बटे Z। इसकी वैल्यू भी उतनी रहेगी, ERMS इंटू R के बटे Z स्क्वायर। इसकी वैल्यू जाएगी ERMS इंटू XC के बटे Z स्क्वायर। इसकी वैल्यू जाएगी ERMS का स्क्वायर इंटू R के बटे Z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ERMS का स्क्वायर इंटू XC के बटे Z स्क्वायर। याद करना है भाई सब ये, ठीक है। LC परिपथ में बहुत ही आसान है, मॉड XL माइनस XC हो जाएगा। फाई की वैल्यू प्लस माइनस 90 होगी, डिपेंड करेगा कौन किससे बड़ा है। कॉस फाई की वैल्यू 0 होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है, बिल्कुल इन दोनों परिपथ की तरह आएगा। यहाँ इसकी वैल्यू ERMS के बटे मॉड XL माइनस XC होगा, बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, ये 0 ही आएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस ERMS के बटे कितनी, मॉड XL माइनस XC। ठीक, प्लस माइनस ना लिखें, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ERMS का स्क्वायर के बटे मॉड XL माइनस XC। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे को बैठना पड़ेगा इसके लिए नीचे लिखने के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इससे सब निकल जाते हैं। देखिए इसमें Z की वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। फाई की वैल्यू आएगी 90 और माइनस 90 के बीच, ओ नो। कॉस फाई की वैल्यू आएगी वो उतनी ही रहने वाली है, कॉस फाई जो पहले था किसके बीच में, 1 और 0 के बीच, ठीक है। IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ERMS के बटे Z। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, RMS इंटू R के बटे Z स्क्वायर। बिल्कुल वैसे का वैसे आएगा जैसे इसमें था, ठीक। यहाँ पर वॉटकिन धारा की वैल्यू कितनी आएगी, ERMS इंटू मॉड XL माइनस XC अपॉन Z स्क्वायर। ये P एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, ERMS का स्क्वायर के बटे Z स्क्वायर इंटू R, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ERMS का स्क्वायर इंटू मॉड XL माइनस XC के बटे Z स्क्वायर। भाई लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, जो आपको अभी नहीं, जब JEE और नीट की तैयारी करोगे ना तब काम आएगा, तब आपको एक ही बार में सारी चीज़ें दिख जाएंगी उसमें, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में, जो अच्छी बुक्स हैं उनमें पूरा चार्ट अच्छे से बना हुआ है सारे परिपथों के लिए, और मेरा मानना है कि यदि आप इसको अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेंगे, 1 या 2 बार ढंग से देखने पड़ते हैं, बाकी सब अपन अपने मन से लिख सकते हैं, इतना ईजी है, ठीक है ना। बस आपको दिमाग में होना चाहिए कि उस परिपथ को जब पढ़े थे तो अपने क्या क्या समझे थे, क्या क्या देखे थे। इसका मैं एक शॉर्ट ले रहा हूँ क्योंकि आपको चाहिए ये, है ना, रखने का है, ठीक है। चैप्टर ख़त्म हो गया, दी एंड, ठीक है। अरे कोई भाई पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था, राजदीप, चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप समझ लें इस चीज़ को कि चैप्टर ख़त्म हो गया, ये लास्ट था, रिवीजन अपन चालू कर रहे हैं मंडे से, ठीक। आज शाम को या कल सुबह मैं आप लोगों को पहला चैप्टर जो है उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो हालांकि अभी आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप से आप लोग फिर देखोगे क्या करना है, ठीक। तो कल परसों से अपन रिवीजन शुरू कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे से उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। ऋषभ बोल रहा है कि आज का वीडियो मिल जाए।